बताइए क्या लिपिड्स जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं? जी बिल्कुल, लिपिड्स जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। क्या लिपिड्स जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं? और साथ ही बताइए क्या यह सिंपल फैटी एसिड भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल, लिपिड्स जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और ये सिंपल फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं। बताइए फैटी एसिड्स के पास कौन सा ग्रुप होता है और यह ग्रुप किससे अटैच्ड होता है? जी बिल्कुल, फैटी एसिड एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो कि अटैच्ड होता है टू एन आर ग्रुप। बताइए फैटी एसिड में जो कार्बोक्सिल ग्रुप आर ग्रुप से अटैच्ड होता है वो आर ग्रुप क्या क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, दी आर ग्रुप कुड बी ए मिथाइल that is CH3 और इथाइल that is C2H5 और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स यानी कि 1 कार्बन टू 19 कार्बन्स। बताइए इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन्स होते हैं? जी बिल्कुल, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन पाल्मिटिक एसिड कंटेंस करते हैं 16 यानी कि 16 कार्बन्स को। बताइए इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप अरेकिडोनिक एसिड के पास कितने कार्बन्स एटम होते हैं? जी बिल्कुल, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन अरेकिडोनिक एसिड के पास 20 कार्बन एटम्स होते हैं। बताइए क्या फैटी एसिड्स सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड दोनों हो सकते हैं? जी बिल्कुल, फैटी एसिड सैचुरेटेड यानी कि विदाउट डबल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड यानी कि विद वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। नाम बताइए उस सिंपल लिपिड का जो कि ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। जी बिल्कुल, ग्लिसरॉल वह सिंपल लिपिड है जो कि ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। बताइए क्या बहुत सारे लिपिड्स के पास ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों होता है? जी बिल्कुल, बहुत लिपिड्स के पास दोनों ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स होता है। बताइए यहाँ पर फैटी एसिड किसके साथ एस्टेरिफाइड होता है? जी बिल्कुल, बहुत सारे लिपिड्स के पास दोनों ग्लिसरॉल और फैटी एसिड होते हैं। हेयर द फैटी एसिड्स आर फाउंड एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल। बताइए क्या ये मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड हो सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारे लिपिड्स के पास दोनों ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स होते हैं। हेयर द फैटी acid are found esterified with glycerol. They can be
मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स। इसको फैट्स या फिर ऑयल्स कहा जाता है बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट्स। आर यू एग्री विद दिस? जी बिल्कुल, मेनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। Here, the fatty acids are found esterified with glycerol. They can be then monoglyceride, diglyceride, and triglyceride. These are also called fats and oils based on melting points. बताइए, एज पर नेक्स्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी ऑयल्स क्या होते हैं? जी बिल्कुल, ऑयल्स के पास लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, फॉर एग्जांपल जिंजली ऑयल, और इसलिए रिमेन्स रहते हैं एज ऑयल इन विंटर। बताइए, अब क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ए फैट फ्रॉम द मार्केट? बताइए, क्या कुछ लिपिड्स के पास फास्फोरस होता है और ए फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम? जी बिल्कुल, कुछ लिपिड्स के पास फास्फोरस होते हैं एंड फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन देम। बताइए, क्या यह फॉस्फोलिपिड होते हैं? और साथ ही यह बताइए, यह कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जी बिल्कुल, सम लिपिड्स हैव फास्फोरस एंड अ फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम। दीज आर फॉस्फोलिपिड और ये फाउंड होते हैं इन सेल मेम्ब्रान। लेसिथिन इज वन एग्जाम्पल। कुछ टिश्यूज स्पेशली दी न्यूरल टिश्यू के पास लिपिड्स विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। Living organisms have a number of carbon compounds in which heterocyclic ring can be found. Are you agree with this? जी बिल्कुल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव ए नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स कैन बी फाउंड। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजीनियस बेसिस। नाम बताइए इन नाइट्रोजीनियस बेसिस का। जी बिल्कुल, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन कुछ ऐसे नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं जिनमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है। जब ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग वाले नाइट्रोजीनियस बेसिस जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन जब यह शुगर से अटैच्ड होते हैं तब इनको क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन जब अटैच्ड होते हैं शुगर से तब इनको न्यूक्लियोसाइड्स कहा जाता है। बताइए, न्यूक्लियोसाइड्स किसको कहा जाता है? जी बिल्कुल, जब कोई नाइट्रोजनियस बेसिस जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन फाउंड होते हैं अटैच्ड टू अ शुगर तब उनको न्यूक्लियोसाइड्स कहा जाता है। बताइए, न्यूक्लियोटाइड्स किसको कहा जाता है?
जी बिल्कुल, नाइट्रोजनियस बेसेस जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन जब फाउंड होते हैं अटैच टू ए शुगर तब उनको न्यूक्लियोसाइड्स कहा जाता है। यदि ए फॉस्फेट ग्रुप इज आल्सो फाउंड एस्टेरिफाइड टू द शुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड के शुगर में क्या प्रेजेंट होना चाहिए ताकि इसको न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाए? जी बिल्कुल, न्यूक्लियोसाइड के शुगर में फॉस्फेट ग्रुप एस्टेरिफाइड होना चाहिए जिससे कि इसको न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाए। 5 न्यूक्लियोसाइड्स का नाम बताइए? जी बिल्कुल, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडिन, यूरिडिन और साइटिडिन आर न्यूक्लियोसाइड्स। 5 न्यूक्लियोटाइड्स का नाम बताइए? जी बिल्कुल, एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड और साइटिडाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स हैं। बताइए, न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए और आरएनए किससे कंसिस्ट होते हैं? जी बिल्कुल, न्यूक्लिक एसिड्स जैसे कि डीएनए और आरएनए केवल न्यूक्लियोटाइड्स से कंसिस्ट होते हैं और केवल न्यूक्लियोटाइड्स से कंसिस्ट डीएनए और आरएनए फंक्शंस करते हैं एज जेनेटिक मटेरियल। चलिए, 9.1 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्मॉल मोलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लिविंग टिश्यू का माइंड कैप्चर कीजिए और साथ ही इसको 20 बार अपने नोटबुक में बनाइए। चलिए, शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज का क्लोज्ड डायग्राम अपने नोटबुक में बनाइए। बताइए, क्या आपके माइंड में क्लोज ग्लूकोज का फिगर आ रहा है? राइबोज C5H10O5 का क्लोज फिगर अपने नोटबुक पर बनाइए। क्या आपके माइंड में इसका फिगर आ रहा है? चलिए, एमाइनो एसिड ग्लाइसिन का फिगर बनाइए। क्या एमाइनो एसिड ग्लाइसिन का फिगर आपके माइंड में आ रहा है? एमाइनो एसिड एलानिन का फिगर नोटबुक में बनाइए। क्या एमाइनो एसिड एलानिन का फिगर आपके माइंड में आ रहा है? एमाइनो एसिड सेरीन को अपने नोटबुक में बनाइए। क्या अमीनो एसिड सेरीन का फॉर्मूला आपके माइंड में आ रहा है? फैट और ऑयल्स यानी कि लिपिड्स में फैटी एसिड पाल्मिटिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाइए। फैट और ऑयल्स यानी कि लिपिड्स में फैटी एसिड पाल्मिटिक एसिड का फिगर या फिर स्ट्रक्चर क्या आपके माइंड में आ रहा है?
फैट्स और ऑयल्स यानी कि लिपिड्स ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर अपने नोटबुक में बनाइए। क्या ग्लिसरॉल का फिगर आपके माइंड में आ रहा है? फैट्स और ऑयल्स यानी कि लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड यानी कि लेसिथिन का स्ट्रक्चर बनाइए। बताइए क्या फॉस्फोलिपिड लेसिथिन का फिगर आपके माइंड में आ रहा है? फैट्स और ऑयल्स यानी कि लिपिड्स में ट्राइग्लिसराइड R1 R2 और R3 आर फैटी एसिड का फिगर जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है उसको बनाइए। ट्राइग्लिसराइड जिसमें R1 R2 और R3 फैटी एसिड्स हैं, क्या इसका फिगर आपके माइंड में आ रहा है? कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बनाइए। क्या कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर आपके माइंड में आ रहा है? नाइट्रोजन बेसिस एडेनिन यानी कि प्यूरिन का स्ट्रक्चर अपने नोटबुक में बनाइए। नाइट्रोजन बेसिस एडेनिन जो कि एक प्यूरिन है, क्या इसका फिगर आपके माइंड में आ रहा है? चलिए नाइट्रोजन बेसिस यूरेसिल जो कि एक पाइरिमिडीन है, इसका स्ट्रक्चर अपने नोटबुक में बनाइए। चलिए यूरेसिल जो कि एक पाइरिमिडीन है, क्या इसका स्ट्रक्चर आपके माइंड में आ रहा है? चलिए न्यूक्लियोसाइड्स एडिनोसिन का स्ट्रक्चर बनाइए। क्या आपके माइंड में न्यूक्लियोसाइड्स एडिनोसिन का स्ट्रक्चर आ रहा है? न्यूक्लियोसाइड्स यूरिडीन का स्ट्रक्चर बनाइए। क्या आपके माइंड में न्यूक्लियोसाइड्स यूरिडीन का स्ट्रक्चर आ रहा है? न्यूक्लियोटाइड एडिनाइलिक एसिड का स्ट्रक्चर अपने नोटबुक में बनाइए। क्या आपके माइंड में न्यूक्लियोटाइड एडिनाइलिक एसिड का स्ट्रक्चर आ रहा है? चलिए रिवाइज कीजिए 9.2 प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को। क्या बायोमोलिक्यूल्स को मेटाबोलाइट्स कह सकते हैं? जी बिल्कुल, बायोमोलिक्यूल्स को मेटाबोलाइट्स कह सकते हैं। जो फिगर 9.1 में देखें, क्या वह प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है? जी बिल्कुल, फिगर 9.1 के सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। बताइए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किसको कहा जाता है? जी बिल्कुल, जब हम एनालिसिस करते हैं प्लांट, फंगल और माइक्रोबियल सेल्स का, तब थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स देखने को मिलता है जिनको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। लेकिन अदर देन these primary metabolites, for example
अल्केलॉइड्स, फ्लेवोनोइड्स, रबर, इसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट्स, सेंट, गम, स्पाइसेस एटसेट्रा ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं या कहलाते हैं। 9 यानी कि 9 सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एग्जाम्पल बताइए। जी बिल्कुल, एल्केलॉइड्स, फ्लेवोनोइड्स, रबर, इसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट, सेंट, गम, स्पाइसेस ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में बताइए किसका फंक्शन हमें मालूम है कि वह प्ले करता है रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और किसका फंक्शंस अभी तक मालूम नहीं है। जी बिल्कुल, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाएबल फंक्शंस एंड वेल नोन रोल्स इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, लेकिन वी डू नॉट एट द मोमेंट अंडरस्टैंड द रोल और फंक्शंस ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन होस्ट ऑर्गेनिजम्स। लेकिन इनमें से बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूजफुल है। एग्जाम्पल बताइए इनका। जी बिल्कुल, रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट और पिगमेंट्स यूजफुल हैं फॉर ह्यूमन वेलफेयर। कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी होता है। चलिए टेबल 9.3 सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का माइंड कैप्चर कीजिए। दो पिगमेंट्स का नाम बताइए जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। जी बिल्कुल, कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन्स एटसेट्रा। दो सेकेंडरी एल्कलॉइड्स का नाम बताइए। जी बिल्कुल, मॉर्फिंग और कोडिंग एल्कलॉइड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल हैं। दो टर्पिनोइड्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल बताइए। जी बिल्कुल, दो टर्पिनोइड्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एग्जाम्पल मोनोटर्पिन्स और डाइटर्पिन्स एटसेट्रा हैं। इसेंशियल ऑयल्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल बताइए। जी बिल्कुल, इसेंशियल ऑयल्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल लेमन ग्रास ऑयल्स एटसेट्रा है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स टॉक्सिन्स का एग्जाम्पल बताइए दो। जी बिल्कुल, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स टॉक्सिन, एवरिन और एरिसिन है। चलिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लैक्टिस का एक एग्जांपल बताइए। जी बिल्कुल, कॉन्कावेलिन ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लैक्टिन्स का एग्जांपल है। बताइए विनब्लास्टिन कुकुरमिन किस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल है। जी बिल्कुल, विनब्लास्टिन कुकुरमिन एटसेट्रा ड्रग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल है। सेलुलोज, गम्स और रबर किसका एग्जांपल है। जी बिल्कुल, सेलुलोज, गम, रबर एटसेट्रा पॉलीमेरिक सब्सटेंस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल है। रिवाइज कीजिए 9.3 बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स को।
एक कॉमन फीचर का नाम बताइए जो कि सारे एसिड सॉल्युबल पूल वाले कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। जी बिल्कुल, एक फीचर है कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड्स फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल कि दे हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 टू अराउंड 800 डाल्टन्स अप्रोक्सीमेटली। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के पास 4 टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। नाम बताइए इनका। जी बिल्कुल, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में केवल 4 टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स और लिपिड्स। These classes of compounds के पास with exception of lipids हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है जो कि रेंज होता है 10,000 डाल्टन्स एंड above। आर यू एग्री विद दिस? जी बिल्कुल, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के पास केवल 4 टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स और लिपिड्स पाए जाते हैं। ये क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स हैव मॉलिक्यूलर वेट इन रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन एंड अबव। ऐसे बायोमोलिक्यूल्स विच हैव मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन यूजुअली उनको क्या रेफर किया जाता है? जी बिल्कुल, वैसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स विच हैव मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन यूजुअली उसको माइक्रोमोलिक्यूल्स या फिर सिंपली बायोमोलिक्यूल्स रेफर किया जाता है। दोज कंपाउंड्स विच आर फाउंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन उनको क्या कहा जाता है? ऐसे कंपाउंड्स जो कि फाउंड होते हैं इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन उनको क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल, वैसे कंपाउंड्स विच आर फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन उनको मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। मॉलिक्यूल्स इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स क्या होते हैं? जी बिल्कुल, मॉलिक्यूल्स इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस होते हैं। Why do lipids whose molecular weight do not exceed 800 Dalton come under acid insoluble fraction, that is macromolecular fraction? लिपिड्स जो कि स्मॉल मोलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं नॉट ओनली एज सच बट ऑल्सो अरेंज्ड होते हैं इनटू स्ट्रक्चर्स लाइक सेल मेम्ब्रेन और अदर मेम्ब्रेन्स। जब हम ग्रीन कर देते हैं टिश्यू को वी आर डिसरप्टिंग दी सेल स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन और अदर मेम्ब्रेन्स ब्रोकन हो जाते हैं इनटू पीसेस और फॉर्म करते हैं वेसाइकल्स को विच आर नॉट वाटर सोलूबल। इसलिए ये मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल get separated along with the acid insoluble pool and hence in the macromolecular fraction। बताइए क्या लिपिड्स स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं?
जी बिल्कुल, लिपिड्स स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं हैं। बताइए रफली कौन रिप्रेजेंट्स करता है साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को? जी बिल्कुल, एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट्स करता है रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। बताइए कौन-कौन टुगेदर रिप्रेजेंट करते हैं द इंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिज्म? जी बिल्कुल, साइटोप्लाज्म से मैक्रोमोलेक्यूल्स और ऑर्गेनेल्स बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। ये टुगेदर रिप्रेजेंट करते हैं द इंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिजम्स। यानी कि द मैक्रोमोलेक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। टुगेदर दे रिप्रेजेंट्स द इंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट एबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नाम बताइए। जी बिल्कुल, वाटर इज द मोस्ट एबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वाटर का परसेंटेज वेट ऑफ टोटल सेलुलर मास बताइए। जी बिल्कुल, 70 to 90% ऑफ द टोटल सेलुलर मास इज वाटर। प्रोटीन का परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास बताइए। जी बिल्कुल, 10 to 15% ऑफ द टोटल सेलुलर मास प्रोटीन्स का है। कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास बताइए। जी बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट का 3% ऑफ द टोटल सेलुलर मास है। लिपिड का परसेंटेज ऑफ द टोटल सेलुलर मास बताइए। जी बिल्कुल, लिपिड का 2% ऑफ द टोटल सेलुलर मास होता है। न्यूक्लिक एसिड का परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास बताइए। जी बिल्कुल, न्यूक्लिक एसिड का 5 to 7% ऑफ द टोटल सेलुलर मास है। आयंस का परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास बताइए। जी बिल्कुल, आयंस का 1% ऑफ द टोटल सेलुलर मास होता है।